हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चेतन भारत लर्निंग। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो लास्ट वीक में हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट के एक वीक में हुए हैं, सो वी आर गोइंग टू कवर दोस टॉपिक्स जो न्यूज़ में रहे हैं। Hanoi Convention, which is related to cybercrime and cybersecurity. Then Yuva AI for All, which has been launched by Indian government. Then National Action Plan on Antimicrobial Resistance 2.0. It has been launched. Precision Biotherapeutics. So कैसे ये आपकी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने में हेल्प कर रही है, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर उसके अलावा हम आपकी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। देन रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप RUTAG 2.0, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हैनोई कन्वेंशन। हाँ जी, द वेरी बेसिक थिंक यू नीड टू नो अबाउट हैनोई कन्वेंशन, किस चीज के साथ ये डील कर रही है। आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखने को मिलने वाला है। हैनोई कन्वेंशन रिसेंटली इन न्यूज डील्स विद व्हाट, यू विल हैव फोर ऑप्शंस। सो आपको पता होना चाहिए किसके साथ है। ये है कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। सो साइबर क्राइम के अगेंस्ट है जी, राइट। एंड इट हैपेंस टू बी द फर्स्ट UN backed agreement working for, you're working in the direction of cyber crime and cyber security. हैनोई कन्वेंशन 2024 में ये साइन हुई थी, अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुई। ये अभी रेटिफाई होगी जब 40 नेशंस जो होंगे, they will ratify this treaty, then this convention will come into effect. अभी ये साइन की गई है। Approximately you will see 72 nations have signed this convention, but ये इफेक्ट में तब आएगी जब 40 nations out of these 72 nations will ratify this, अपने पार्लियामेंट में जाएंगे और इसको रेटिफाई करेंगे, तब ये आपकी कन्वेंशन फोर्स में आने वाली है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस इज कि इंडिया ने अब तक इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। इंडिया हैज नॉट साइंड दिस कन्वेंशन येट। ये सिंपल स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि इंडिया हैज साइंड दिस कन्वेंशन। द आंसर इज नो, इंडिया हैज नॉट साइंड दिस कन्वेंशन येट। देन द थर्ड स्टेटमेंट दे विल बी आस्किंग अबाउट कि ये इस कन्वेंशन को एडमिनिस्टर कौन करने वाला है ना। अब कन्वेंशन तो आ चुकी है, UN विल नॉट एडमिनिस्टर, बट UN की कोई एक बॉडी हो सकती है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो इसके सेक्रेटेरिएट के तौर पे एक्ट करेगी। यानी कि जो इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टाफ चाहिए होगा, एक्सपर्टीज चाहिए होगी, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होंगी, वो पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करने वाला है। तो इसके केस में सेक्रेटेरिएट जो है UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC जो है आपका, वो है इसका सेक्रेटेरिएट। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू हैनोई कन्वेंशन, और आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल यहाँ पे नहीं रुकने वाला, सिंपल सी बात है। सो आज के टाइम पे साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट थीम के तौर पे एक्ट होती है, बीट प्रीलिम्स बीट मेंस, राइट। मेंस के केस में आपसे पूछा जा सकता है कि लेट्स से व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग। आप एक लेट्स से वे फॉरवर्ड के तौर पे इंडिया को इस एग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए, इस कन्वेंशन का पार्ट होना चाहिए, है ना। साइबर सिक्योरिटी पे आप GS3 में 110% आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जहां पे आपको, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं की प्रोविजंस। साइबर डिपेंडेंट क्राइम्स, अनऑथराइज्ड हैकिंग अगर कहीं पे हो रही है, डेटा इंटरफेरेंस कहीं पे हो रही है, तो उन सबको यहाँ पे क्राइम्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। देन साइबर इनेबल्ड क्राइम्स, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, नॉन कंसेंशुअल डिसेमिनेशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस, जो एक बहुत आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम बन के आ रहा है जी, ठीक है। तो इस चीज को भी क्राइम की कैटेगरी में यहाँ पे रखने की बात हो रही है। तो व्हाट हैपेंस, लेट्स से इंडिया लेट्स से टुमारो joins this convention,
तो इंडिया के जो लॉज होंगे, डोमेस्टिक लॉज होंगे, they will be in line with the provisions which have been mentioned over here. तो इसके वे से इंडिया एक इसको लीगल इफेक्ट दे पाएगा। जब हम बात करते हैं कोई एक ट्रीटी है वो लीगली बाइंडिंग है ना, लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या है कि उसके जो प्रोविजंस हैं, जिस कंट्री ने उसको रेटिफाई कर दिया, वो अपने स्टेट्यूट्स के थ्रू उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट भी करवाने वाला है। तो यहाँ पे ये प्रोविजंस जो कंट्री रेटिफाई कर देंगे, they'll come into effect in that particular country through their legal systems. So इसके अलावा ये सब चीजें चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात कर रहे हैं कि शेयरिंग हो जाएगी अक्रॉस दी बॉर्डर्स, ये सब प्रोविजंस भी हैं। तो कंट्रीज के जो लॉज होंगे वो इस डायरेक्शन में या इस ओरिएंटेशन के साथ अलाइन होने वाले हैं। सो ऑन अ होल की ग्लोबल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम, और साइबर क्राइम जैसे इशू को डील करने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बट मेजर जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स में वही पूछने वाले हैं कि इसका सेक्रेटेरिएट कौन है, क्या इंडिया ने इसको रेटिफाई किया, साइन किया, ठीक है, और बेसिकली हैनोई कन्वेंशन किस चीज के साथ डील कर रही है, ये सवाल आपसे पूछने वाले हैं। नेक्स्ट, युवा एआई फॉर ऑल। युवा एआई फॉर ऑल ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सब मिशन है अंडर द इंडिया एआई मिशन। सो इंडिया एआई मिशन एक लार्जर मिशन है जी, उसमें से एक सब मिशन आता है जो आपका युवा एआई फॉर ऑल। ये किस चीज को डील कर रहा है, किस चीज के साथ डील कर रहा है, ये कर रहा है अपने आप में फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फ्री कोर्सेज हैं ये इनेबल करने की कोशिश कर रहा है टू ऑल द इंडियंस, सब इंडियंस तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्री कोर्सेज पहुंचाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे युवा एआई फॉर ऑल। और ये सब मिशन है किसके अंडर, इंडिया एआई मिशन के अंडर। इंडिया एआई मिशन की बात करते हैं जी। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एम्ड एट डेवलपिंग इंडिजिनस एआई मॉडल्स। इंडिया के केस में हमारी सुपर कंप्यूटिंग जैसे मिशन भी है हमारा, वैसे ही इंडिया एआई मिशन भी है। सो एआई की डायरेक्शन में इंडिया वांट्स टू प्रोसीड फर्दर। तो for that purpose we need indigenous models. We cannot rely on ChatGPT, we cannot rely on let's say Perplexity. We need Bharat based models, right? भारत जन एआई, अगेन भाषिनी की बात करते हैं, है ना। ये सारे इंडिया के इंडिजिनस कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 लॉन्च्ड। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, हाँ जी, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, उसको टैकल करने के लिए वी नीड अ प्लान। फॉर द फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब जो आपके माइक्रोब्स हैं, लेट्स से वायरसेस हैं, लेट्स से बैक्टीरियाज हैं, लेट्स से पैथोजेंस हैं कोई और, उन्होंने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, उन्होंने एक इनेट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है टू सर्टेन मैकेनिज्म्स। व्हाट आर दोस मैकेनिज्म? फॉर एग्जांपल, आपके पास पहले आपके आसपास ऐसे बैक्टीरियाज थे जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन से या कोई एक पर्टिकुलर लेट्स से केमिकल से पहले इफेक्ट हो जाते थे, है ना। अगर आपने वो केमिकल स्प्रे कर दिया तो वहां पे बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन कम हो जाती थी। दे यूज्ड टू लाइक दे गॉट किल्ड बाय दैट, whatever you can say, beat the medicine part or beat the any spray or chemical whatever thing. लेकिन धीरे धीरे what did they do? They started developing resistance against that particular chemical या that particular formula. अब उनको वो फॉर्मूला या वो केमिकल अब ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, अब वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये ना नेचुरल प्रोसेस है, एवोल्यूशन का प्रोसेस है। हम हमेशा किसी पूरे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं, और वो अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए म्यूटेट होते रहते हैं। एवोल्यूशन का एक पार्ट है म्यूटेशन, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को झेलने के लिए भी कंटिन्यूसली मूव इन दिस प्रोसेस, म्यूटेशन होती रहती है, एवोल्यूशन होती रहती है।
और जब उनको लगता है कि यार हमने अगर इसको सर्वाइव करना है तो वी नीड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट कभी कभार अपने आप से भी कर देते हैं। इवेंचुअली क्या होगा कि ऐसी एक सब स्पीशीज या स्पीशीज बनती जा रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, जो आज के टाइम पे रेजिस्टेंट है टू द दैट पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला और दैट पर्टिकुलर मेडिसिन और वट एवर यू वांट टू से। अब उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो दैट मीन्स कि आप पहले कोई स्प्रे फेंक देते थे, उससे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होने वाली। तो मे बी यू विल हैव टू फाइंड सम अदर वे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीबी की बात करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, तो उसमें ना लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब क्या है लाइन्स की, मतलब ये है कि यार यहाँ पे अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। जो बेसिक है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो उसके केस में होता है जहां पे ना आपका टीबी जो है वो अभी ड्रग रेजिस्टेंट नहीं बना, वो नॉर्मल जो आपके ड्रग्स हैं उनके साथ वो डील हो रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आती है कि अब ना आपके अंदर जो टीबी है वो अब ड्रग रेजिस्टेंट बन चुका है, उसको पहली कैटेगरी के ड्रग्स अब इफेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मे बी आपको स्ट्रॉन्गर डोजेस चाहिए होगी, वो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। फिर थर्ड, अगेन यहाँ पे आपके एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ जाता है, जो आपकी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को भी रिजेक्ट कर रहा है कि सेकंड केस में जो ड्रग्स आप हैवी डोज के ड्रग्स हैं उसके साथ भी आप ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसने रेजिस्टेंस बना लिया है। तो आज के टाइम पे आप देखोगे तो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के तौर पे सामने आ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। ग्लोबल हेल्थ कंसर्न ये बनता जा रहा है, तो इसीलिए इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान और माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लॉन्च किया है, और उसके भी 2.0 वर्जन को लॉन्च किया है, विच विल डील फ्रॉम 2025 2025 टू 2029। सो ये कहानी है जी, एंड इट अडॉप्ट्स अ स्ट्रॉन्ग वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच मतलब कि यहाँ पे जब हम इस प्रोसेस को, इस एक्शन प्लान को लेके आ रहे हैं, तो वी आर जस्ट नॉट फोकसिंग ऑन ह्यूमंस, वी आर फोकसिंग ऑन द इकोसिस्टम पार्ट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करना है तो ऑल यू नीड अ बेटर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, नो। वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग, एक इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच होने वाले, जिसमें आप देखोगे कि ह्यूमंस और जो आपके लेट्स से वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बीच में गैप आ चुका है ना, उस गैप को मेंटेन किया जाए, ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है वो कम किया जाए। देन आप लेट्स से अपने पोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज को कम करो, तो एक प्रॉपर रोड मैप बन रहा है। वो सब चीजें लेके जाएंगे जब हम, तब हम वन हेल्थ अप्रोच की बात करने वाले हैं, जिसमें पूरे इकोसिस्टम की हम बात करने वाले हैं। सो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया। ये मेन स्पेसिफिक डेटा पॉइंट है जी आपके लिए। ग्लोबली AMR contributed to 4.95 million deaths in the world in 2019 only। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको टीबी का एग्जांपल देके बताया था कि यार जब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका काम ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो जो पेशेंट है दैट पेशेंट विल हैव टू गो फॉर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, देन थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बट सबके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते और सब कंट्रीज के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, तो दैट अगेन दैट लीड्स टू मोर नंबर ऑफ डेथ्स। So in India, there were 297,000 of deaths attributed to AMR in 2019, and it is expected to reach around 2 million by 2050. So that's a big problem for the case of India. Now let's talk about precision biotherapeutics. Precision biotherapeutics. अगर आज आपको, अगेन ऐसा ना हो बट स्टिल इमेजिन कि आपने किसी को, आपके किसी नोन को लेट्स से फीवर हुआ है, फीवर के लिए अब क्या कहोगे, आप बोलोगे मेडिसिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो, राइट। वो पैरासीटामोल क्या है, वो एक ड्रग है, एक केमिकल है, फॉर्मूला है जो आपकी बॉडी में जाएगा और थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम वो ये पूरे प्रोसेस को टैकल करना शुरू करेगा। यहाँ पे हम किसी प्रिसीजन की बात नहीं कर रहे। दैट केमिकल इज फ्लोइंग थ्रू आउट योर बॉडी लाइक अ फ्लूइड through the blood part or the other fluid parts of your body। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसका एक प्रिसाइज सॉल्यूशन हो,
उसका एक प्रिसाइज सोल्यूशन जो टेलर मेड हो सिर्फ उसी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, तब हम बात करेंगे प्रिसीजन की, प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स, राइट। अब जो नॉर्मल ड्रग्स वाला पार्ट है जिसमें हम ड्रग डिलीवरी की बात कर रहे थे कन्वेंशनल वे में, उसमें क्या दिक्कत है? अब फॉर एग्जांपल हम बात करें, लेट्स से किसी को स्टमक इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, और स्टमक इन्फेक्शन को आपने ट्रीट करने के लिए लेट्स से आपने कोई एंटीबायोटिक ले ली, फॉर एग्जांपल आपने नोरोफ्लॉक्सासिन ले ली, ठीक है, या फिर आपने ओफ्लॉक्सासिन ले ली। अब उस मेडिसिन को या उस केमिकल फॉर्मूला को नहीं पता कि गुड बैक्टीरियाज कौन से हैं और बैड बैक्टीरियाज कौन से हैं। आपके गट में यू नीड गुड अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरियाज, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस जो आपके बैक्टीरियाज हैं, दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड फॉर द बेटर डाइजेशन ऑफ द फूड यू नीड दोस बैक्टीरियाज इन योर गट, वो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं। बट बैड बैक्टीरियाज कौन से हैं? लेट्स से आपने कोई खराब पानी पी लिया या आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जहां पे बैक्टीरियाज थे, दे वर बैड बैक्टीरियाज, और वो अब आपके गट में आ चुके हैं एंड नाउ आपको एक गट रिलेटेड डिसऑर्डर चल रहा है, इन्फेक्शन हो रखी है। तो आपने मेडिसिन ली, अब उस मेडिसिन को नहीं पता कि गुड बैक्टीरियाज कौन से होते हैं और बैड बैक्टीरियाज कौन से हैं, उसने दोनों को इक्वली मारना शुरू कर देना है। तो आपकी इन्फेक्शन तो ट्रीट हो गई, बट आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी थी वो भी कम हो चुकी है और आपको डाइजेशन रिलेटेड इशू रहने वाला है। इसीलिए जब आप कोई एंटीबायोटिक लेते हो तो डॉक्टर कोई ना कोई प्रोबायोटिक चीज भी आपको साथ में देता है ना। तो ये कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी है जहां पे हम किसी प्रिसीजन की बात नहीं करें। प्रिसीजन की बात तब होती कि जब आपको पता होता कि यार ये बैड बैक्टीरिया है, मैंने एक ऐसी मेडिसिन बनानी है जो सिर्फ और सिर्फ इसी बैड बैक्टीरिया को टारगेट करेगी, किसी और चीज को टारगेट नहीं करने वाली, उसका कोई और इफेक्ट नहीं होने वाला। दैट इज प्रिसीजन बायोथेरेपेटिक्स। क्लियर है जी। अब इसको करने के लिए वी हैव, लेट्स से इसको अचीव करने के लिए वी हैव एन नंबर ऑफ वेज। हम एंटीबॉडीज की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने वैक्सीन्स की बात कर सकते हैं, है ना। तो वो आपके पास नेक्स्ट हम स्लाइड में कवर करने वाले हैं। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, जेनोमिक एंड प्रोटियोमिक एनालिसिस। जेनोमिक एंड प्रोटियोमिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जेनोम यानी कि किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो आपके डीएनए हैं उसको हम जेनोम की कैटेगरी में रखने वाले हैं। सेकंड है प्रोटियोमिक, यानी कि जो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होने वाले हैं, उनकी भी आपने एनालिसिस करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी का जो डीएनए है वो अलग होगा आपकी बॉडी से, राइट। मेरे अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो अलग होंगे आपके जो अंदर प्रोटीन्स हैं उनसे। तो क्यों ना, अगर मेरी बॉडी के लिए आप कोई मेडिसिन बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी जो यूनिक इंफॉर्मेशन है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो आप कैसे करोगे? जेनोमिक एंड प्रोटियोमिक एनालिसिस के थ्रू। देन जीन एडिटिंग थेरेपीज, फॉर एग्जांपल क्रिस्पर बेस्ड ट्रीटमेंट। क्रिस्पर कैस9 का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। यहां पे क्या करते हैं, जो आपका कोई लेट्स से कोई आपकी डीएनए है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके एक पार्ट को काट दिया जाएगा, जीन एडिटिंग, उस जीन के एक पार्ट को काट दिया जाएगा और फिर उसको अपने हिसाब से या तो रिपेयर होना दिया जाएगा या फिर हम उसको एक कमांड दे देंगे कि उसने कुछ इस तरीके से रिपेयर होना है। उससे क्या होगा, उससे जो आपकी बॉडी के अंदर वो गलत तरीके से जीन रिपेयर हो रहा था बार 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 बार, वो लेट्स से वो कैंसर कॉजिंग था, उस चीज के साथ डील किया जा सकता है जेनेटिक एडिटिंग थेरेपीज के थ्रू। देन mRNA एंड न्यूक्लिक एसिड थेरेपेटिक्स। मैसेंजर आरएनए, देखिए मैसेंजर आरएनए, आरएनए का पर्पस क्या होता है कि भाई इसने कमांड देनी है, इसने मैसेज को ट्रांसमिट करना है थ्रू डीएनए कि आप डीएनए से उठाना है और फिर प्रोटीन्स को जाके कमांड देनी है कि आपने ये काम करना है। अब मैसेंजर आरएनए के केस में क्या हम यहाँ पे कुछ वेरिएशंस लेके आ सकते हैं कि वो मैसेज एक पर्टिकुलर मैसेज देगा? द आंसर इज यस। अगेन जेनेटिक या जीन एडिटिंग थेरेपीज के साथ ही इसका भी लिंक जुड़ा हुआ है। देन वी हैव मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाँ जी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करें, यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं आपकी जो लैब में बनाई गई
एंटीबॉडीज होती है, लैब मेड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी भी बनाती है, यस बनाती है। अगर आप किसी फॉरेन एंटीजन के साथ कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, अब आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, वो वहां की एंटीबॉडी बनाने वाली होती है। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी बनाती है, तो वैसे ही लैब में भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं टू अ पर्टिकुलर एंटीजन जो आपकी बॉडी में आया हुआ है। उसको टैकल करने के लिए हम लैब में एंटीबॉडीज बना सकते हैं, विच आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और फिर आपके बॉडी में थ्रू फ्लूइड उसको एंटर कर सकते हैं और वो बॉडी में आपकी इम्यूनिटी का काम करने वाली है। नेक्स्ट वी हैव AI ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी। सो AI को यूज करके वी कैन गो फॉर ड्रग डिस्कवरी। अगेन प्रिसीजन जो आपकी बायोथेरेपेटिक्स है उसी का ये पार्ट बन रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, RUTAG, रूटैग 2.0, रूटैग 2.0। अब यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि रूटैग 2.0 किसका इनिशिएटिव है। इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि इसकी यहाँ पे एनुअल रिव्यू मीटिंग हुई थी जी, ठीक है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की बात करूं तो एक ऑफिस के तौर पे ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आ रहा, इट डायरेक्टली रिपोर्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। रूटैग, सो रूटैग 2.0 रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। अब इसका पर्पस क्या है, it was conceptualized as a mechanism to provide a higher level of science and technology intervention and support for rural areas। रूरल एरियाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इन अ साइंटिफिक वे इसको एड्रेस करने की बात यहाँ पे रूटैग पे करते हैं, तो इसका पर्पस वही है। सो ज्यादा आपने याद जो रखना है, अगेन इट वाज लॉन्च इन 2004 और एक इसके अंडर है जी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे जी, तो जो यहाँ पे अंडर दिस इनिशिएटिव इंटरवेंशंस आर डिजाइन्ड टू बी प्राइमरीली डिमांड ड्रिवन, focusing on bridging technology gap at the grassroots level, upgrading technology and providing training and demonstration through innovative projects. So on a whole you need science based solution, you are looking for science based solution for the problems of rural India। So 2.0 की बात करते हैं जी, रूटैग 2.0 की, इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023। So thank you very much for today's session. I hope this session was helpful for you. Thank you very much. We'll meet next time.